Okay. So in the previous lecture, we have seen about, once again, very good evening to one and all. In the previous lecture, we have seen about the exchange of gases. तो हमने देखा कि बॉडी के बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 मिलीमीटर ऑफ एच जी है. उसके बाद अलियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mm ऑफ एच जी. देन जो पल्मोनरी वैन है उसके अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड का प्रेशर पार्शियल प्रेशर है 95. Then it is in the systemic circulation, that is in the systemic artery. The oxygenated blood, oxygen का partial pressure 95 ml of Hg, and tissue के अंदर oxygen deliver होता है. तो tissue utilize the oxygen and produces the carbon dioxide and ATP. Okay, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटता है, रिड्यूस होता है टिश्यू के अंदर, एंड दैट डिक्रीज अप टू द 40 मिलीमीटर ऑफ एच जी. और टिश्यू में या सेल्स में 45 से ज्यादा थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का. तो CO2 इज रिलीज फ्रॉम टिश्यू इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, दैट इज इनटू द वीनस ब्लड सिस्टमिक वेन के अंदर. सिस्टमिक वेन के अंदर 45 मिलीमीटर ऑफ एच जी ऑक्सीजन CO2 का पार्शियल प्रेशर है. और बाद में वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी 45 मिलीमीटर ऑफ एच जी CO2 का पार्शियल प्रेशर है. और लंग का जो अलियोलस है उसके अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर है 40, और एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर है 0.3 मिलीमीटर ऑफ एच. हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी हैव डन? यस सर. यस सर. यस सर. यस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो पार्ट पे होता है. पहला तो बिटवीन द अलियोलस एंड द lung capillary, and second exchange of gases between the blood capillary and the tissue cells. Okay, then we'll see the transport of gases. तो हमने देखा कि जो ऑक्सीजन अलियोलस से ब्लड कैपिलरी, लंग के कैपिलरी में आया था, वो ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और वाया ब्लड इट कम टू द टिश्यू. तो लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, और जो CO2 बनता है टिश्यू के अंदर, दैट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग. अंडरस्टूड? इतना तक हमने बात की थी, राइट? इतना तक हमने बात की. अब आगे देखेंगे. देखो कि पहला हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, और उसके बाद बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट लंग टू टिश्यू होता है वाया ब्लड. ओके, और CO2 का ट्रांसपोर्ट टिश्यू टू लंग होता है वाया ब्लड. ओके, सो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो एक पहले देख लो कि हमारा जो 2 टाइप का ब्लड है, आर्टरीज है मोस्टली, उसमें है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और मोस्टली जो वेन्स है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, तो उसमें है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो अगर हम बात करें कि जो पूरा ब्लड है 100 ml ऑफ ब्लड उसमें से लिया, तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन होता है, और 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है. इसका मतलब 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराता है. इसका मतलब यह है कि लगभग 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराता है. हैव यू अंडरस्टूड दिस स्लाइड? यस सर. यस सर. ओके, ये हमने देखा क्या कल? नहीं ना? नो सर. ओके, नो सर. यस. तो जो ऑक्सीजन है आया है लंग के कैपिलरी में, उस ऑक्सीजन में से मैक्सिमम मतलब अप्रोक्सीमेटली 97 पार्ट जो है ऑक्सीजन का, वो आरबीसी के अंदर चला जाता है. लंग के कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जो क्या हो गया यार, क्या हो गया? कुछ तो एरर हो गया मुझे. One second, I'll see. Yes. तो जो ब्लड में ऑक्सीजन आया था लंग कैपिलरी ब्लड में, उस ऑक्सीजन से 97% ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर जाता है. आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को अटैच होता है और उससे बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. देखो
एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ना, उसको 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं। 1 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आया कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, तो 4 आंसर होगा। और कितने ऑक्सीजन एटम बाइंड करते हैं, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो यू कैन राइट द आंसर 8 ऑक्सीजन एटम या 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो एक हीमोग्लोबिन को 4 ऑक्सीजन या 8 उसके एटम्स बाइंड होते हैं। वो लंग के अंदर होता है, जो कि लंग के कैपिलरी के अंदर पार्शियल प्रेशर या लंग के कैपिलरी के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 95 मिलीमीटर ऑफ Hg है। तो वहां से बनता है हीमोग्लोबिन प्लस 4O2 HbO2 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Hb4O2 लिखे तो भी चलेगा या HbO2 लिखा तो भी चलेगा। फिर वो ब्लड जो है वो लंग से जाता है टिश्यू को। टिश्यू में क्या है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है 40 मिलीमीटर ऑफ Hg और CO2 का पार्शियल प्रेशर है 45 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो उधर क्या होता है, उधर वापस हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और Hb4O2 जो है दैट इज डिसोसिएटेड इनटू Hb+4O2। तो Hb4O2 बनता है लंग में और ब्रेक होता है टिश्यू में, अंडरस्टूड दिस डायग्राम, दिस एक्सप्लेनेशन? Yes, sir. Yes. किसी को समझ में नहीं आया ना, प्लीज लेट मी आस्क। अंडरस्टूड? सो देखो कि जो लंग के अंदर कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है, ओके, तो उस ब्लड के अंदर है आरबीसी और आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन बाइंड करता है वो किस पे डिपेंड है? ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग मेनली डिपेंड है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि लंग कैपिलरी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और टिश्यू के कैपिलरी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ही ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का कंपाउंड बनेगा, Hb4O2 बनेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो वही Hb4O2 या HbO2 ब्रेक होगा और वापस से बनेगा Hb एंड ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो लंग कैपिलरी में ये Hb4O2 बनता है और टिश्यू कैपिलरी के अंदर Hb4O2 ब्रेक होता है। दो चीजें हैं, जो हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन है, तो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन शुड बाइंड विथ ईच अदर, तो ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकेगा फ्रॉम द लंग टू द टिश्यू। लेकिन टिश्यू में जाने के बाद, टिश्यू कैपिलरी में जाने के बाद वही हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का जो कॉम्प्लेक्स है Hb4O2 है या HbO2 है वो ब्रेक होना चाहिए। मतलब ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होना भी जरूरी है और डिसोसिएशन होना भी जरूरी है। एसोसिएशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन शुड बाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन मतलब HbO2 ओके, Hb4O2। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बाइंड नहीं हुआ तो ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ नहीं सकता और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लाके मतलब आके लेता है, इस टाइप टिश्यू कैपिलरी में आता है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे हीमोग्लोबिन का एंड ऑक्सीजन का ब्रेकअप होना चाहिए। अगर ब्रेकअप नहीं हुआ तो ऑक्सीजन कैन नॉट बी डिलीवर्ड टू द टिश्यू। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट टिश्यू को भी करवाना है ना, टिश्यू तक आया है तो टिश्यू के सेल्स को भी करवाना है ट्रांसपोर्ट। तो उधर ऑक्सीजन का एंड हीमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स है Hb4O2 वो टूटना चाहिए, तो ही हीमोग्लोबिन अपने पास जो ऑक्सीजन लाया था वो दे सकता है टिश्यू सेल्स को। हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग? Yes, sir. दिमाग में आ रहा है ना? इस सब प्रोसेस कोई रटना नहीं है, कोई भी रटना नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करके लेना है। तो आपकी बाजी, सब आप बाजी जीत जाओगे आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो। ओके, तो ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग है वो मेन किस पे डिपेंड है? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे। टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो वहां पे बाइंडिंग नहीं होगा ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का, वहां पे टूट जाएगा। और लंग में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वहां पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग होगा। So it binding of oxygen and hemoglobin and formation of oxyhemoglobin is mainly based on partial pressure of oxygen. It is mainly based on partial pressure of oxygen. और भी कुछ फैक्टर्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है खुद ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ही
ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बन के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन पाएगा, जो कि टिश्यू सॉरी जो कि लंग के कैपिलरी में होता है। क्लियर सबको? यस सर। ओके, तो उसको इसको बोलेंगे हम लोग इसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट? इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये स्लाइड क्लियर है सबको? यस सर। देखो उसके आगे मैंने टाइटल क्या दिया है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्या होता है? देखो ये एक सपोज आरबीसी है, मैंने बनाई है, सपोज ये आरबीसी है और ये आप देख रहे हो बाइकॉन्केव आरबीसी है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है। एक आरबीसी के अंदर मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं, मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं। और ये सपोज एक कोई हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल है। तो एक हीमोग्लोबिन, ये एक्चुअली डायग्राम नहीं है उसका, मैंने एक कार्टून डायग्राम बनाया, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एक हीमोग्लोबिन है ना, उसके अंदर क्या होता है, हीम एंड ग्लोबिन होता है। देखो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक तो हीम और दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन। तो हीम कितने होते हैं, हीम हीम में कितने आयरन होते हैं, 4 आयरन होते हैं। और आयरन किस फॉर्म में होते हैं, Fe2+ फॉर्म में होते हैं, Fe2+ फॉर्म। Fe2+ फॉर्म को क्या बोलेंगे, फेरिक या फेरस? Fe2+ को क्या बोलेंगे, फेरिक फॉर्म या फेरस फॉर्म? कोई बताएगा मेरे को? हाँ, फेरस। श्योर? यस सर। और Fe3+ को? फेरिक। आप श्योर नहीं लग रहे हो आपके मतलब जवाब से, मतलब जो भी आपका साउंड आ रहा है, जो वॉइस में आपका वाइब्रेशन है, उससे सही नहीं लग रहा है मेरे को। मुझे इतना बता दो कि क्या आप कॉन्फिडेंट हो Fe2+ फेरस या फेरिक जो भी बोल रहे हो, क्या आप कॉन्फिडेंट हो? यस सर। ठीक है, कंफर्म करके मुझे बताना। हाँ, तो Fe2+ है, कितने हैं Fe2+ आयरन्स? 4 आयरन्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 आयरन्स होते हैं। ओके। और ग्लोबिन में क्या होते हैं, ग्लोबिन में 4 ग्लोबिन चेन्स होते हैं, और ये ग्लोबिन चेन्स बने हैं पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो हमने लिखा ये Fe2+, 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 4 हीम या 4 आयरन। और उसके ये जो देख रहे हैं ना पट्टे पट्टे से, ये उसको टेल है, मतलब ये हम लोग मान सकते हैं कि उसकी क्या है, ये ग्लोबिन चेन है। तो 4 हीम और 4 ग्लोबिन, 4 हीम और 4 ग्लोबिन होते हैं। क्लियर? यस सर। तो ये एक आयरन को ऑक्सीजन बाइंड किया, बाद में ऑक्सीजन किधर बाइंड होता है, ऑक्सीजन बाइंड होता है इस आयरन को बाइंड होता है, ग्लोबिन को बाइंड नहीं होता। उसका मतलब है हर हीमोग्लोबिन में, हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 साइट्स है जिधर ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं। इसलिए एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ना, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्लस 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्वाइन करके क्या बनता है, Hb4O2। आप बोल सकते हैं इसको, या आप ऐसे लिख सकते हैं Hb4, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। क्लियर? तो इसको ही बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे बनता है, फॉर्म, ये कहाँ पे होता है, फॉर्म्स इन लंग कैपिलरी, फॉर्म्स इन लंग कैपिलरी। ये तो होता पूरे ये मतलब प्योर ऑक्सीडेटेड ब्लड में होता है, सब जगह पे ऑक्सीडेटेड ब्लड में, लेकिन फॉर्म होता है लंग के कैपिलरी में। ओके ओके। यस सर। इस साइड के कॉपी कैपिलरी में पल्मोनरी आर्टेरी या पल्मोनरी वेन वाले, पल्मोनरी वेन वाले, पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है ना, ऑक्सीडेटेड ब्लड को हार्ट तक। यस सर। ओके।
तो हमें पता है कि मोस्टली वेन क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सीडेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन ऐसा है कि ये क्या करता है, ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम लंग टू द हार्ट। क्लियर, आपको सबको पता होगा ये, क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके ओके। तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब क्या है? ये ऐसा कभी मत समझना कि एक हीमोग्लोबिन आएगा और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसको मिलेंगे तो एक बार में सब फटाक से उसको अटैच होंगे, ऐसा नहीं होगा। ये 4 साइट है, लेकिन पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करने के लिए वो टाइम लगता है। सपोज इधर पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो गया, तो पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होने के बाद दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूसरे आयरन को बाइंड थोड़ा जल्दी होगा, पहले से जल्दी होगा, और तीसरा मॉलिक्यूल तीसरे आयरन को और तेजी से बाइंड होगा, और जो लास्ट वाला आयरन है ना, वो फोर्थ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बहुत जल्दी से, मतलब पहला मॉलिक्यूल बाइंड करने के लिए, ऑक्सीजन का पहला मॉलिक्यूल बाइंड करने के लिए इस 4 जगह पे है जिधर ऑक्सीजन लग सकते हैं हीमोग्लोबिन को। पहला मॉलिक्यूल किसी एक आयरन को अटैच होगा, लेकिन वही बाइंडिंग थोड़ी स्लो है, फास्ट है, नहीं होता। एक बार पहला कोई ऑक्सीजन पहले किसी आयरन को अटैच हुआ, ओके, मतलब क्या बना, Hb+1O2 HbO2 बना, Hb+1O2 HbO2 बना। तो Hb1O2 ने क्या किया, दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तेजी से एक्वायर किया, ओके। तो Hb क्या बना, पहले ऐसे मैं लिख सकता हूँ, देखो कि पहले क्या हुआ, Hb था एक मॉलिक्यूल प्लस उसमें 1 ऑक्सीजन, में 1 पर्पसफुली लिख रहा हूँ, 1 ऑक्सीजन जुड़ा, तो ये होगा Hb1O2 प्लस उसमें एक ऑक्सीजन और जुड़ा तो बन गया ये Hb2O2, उस पे एक और जुड़ा ऑक्सीजन तो ये हो गया Hb3O2, और उसको एक और ऑक्सीजन मिल गया तो ये बन गया Hb4O2। तो पहला जो है ना Hb1O2 वो बनने के लिए टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाद में उससे कम टाइम में दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जुड़ेगा, और उससे पहला जो इतना टाइम Hb1O2 को लगा था उससे बहुत कम टाइम Hb2O2 को लगेगा, और जितना टाइम Hb2O2 फॉर्म करने के लगा था उससे भी थोड़ा कम टाइम लगेगा Hb3O2 बनने के लिए, और जितना टाइम Hb3O2 बनने के लिए लगा था उससे भी बहुत कम टाइम लगेगा Hb4O2 बनने के लिए। मतलब जैसे ही एक एक ऑक्सीजन बाइंड करता जाता है हीमोग्लोबिन को, मतलब आयरन को, तो उसका हीमोग्लोबिन का दूसरे मॉलिक्यूल के लिए जो जगह खाली है उधर ज्वाइन करने के लिए एफिनिटी होती है वो बढ़ते चली जाती है, बढ़ती, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन एटम अगर मॉलिक्यूल अगर बाइंड किया हीमोग्लोबिन के आयरन को, तो वो Hb1O2 बनता है, और वो कोऑपरेट करता है सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने के लिए, और सेकेंड और फर्स्ट उसके बाद थर्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंडिंग करने के लिए और कोऑपरेट करते हैं। और ये कोऑपरेशन की वजह से मतलब पहला ऑक्सीजन अटैच करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद नया नया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जोड़ने के लिए कम टाइम लगता जाएगा, तेजी से बढ़ता जाएगा। So have you understood all this thing? Yes, Yes, sir. yes. Yes, sir. सबको क्लियर है कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्या है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके। Yes, तो पहले इधर मैं एक लिखा था सेंटेंस, तो बता देता हूँ कि Hb जो है हीमोग्लोबिन, ये कौन सा, ये कॉन्जुगेट प्रोटीन है। कॉन्जुगेट प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन से बनता है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट प्रोटीन या कंपाउंड प्रोटीन। तो ये कौन सा कंपाउंड प्रोटीन है, ये है मेटलोप्रोटीन। ये कौन सा है, मेटलोप्रोटीन है, क्योंकि उसमें मेटल है, आयरन है ना, तो इट इज अ टाइप ऑफ Yes, sir. कंपाउंड प्रोटीन कॉल्ड एज अ मेटलोप्रोटीन। सो कंपाउंड प्रोटीन्स और कंजुगेट प्रोटीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ओके। तो इधर क्या है, इधर मेटल है तो मेटलोप्रोटीन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको इतना कोऑपरेटिव बाइंडिंग वाला क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन आस्क मी क्वेश्चन बिफोर मूविंग इनटू द नेक्स्ट डिटेल्स। इसका वन फास्ट। चलो बाकी के बच्चों ने रिप्लाई, सबने रिप्लाई करना है, और ये इधर दिखना चाहिए आपका रिप्लाई जो है ना, ये इन कॉल मैसेज में दिखना चाहिए।
यस कम फास्ट, हमें हमें टाइम भी नहीं है ज्यादा, हमें टाइम भी नहीं है, तो प्लीज वट एवर यू वांट टू टेल, इफ यू वांट टू आस्क एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी आल्सो, और वट एवर। यस, आपके आपके बैच में बच्चे 50 तक जाते हैं ना अभी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कल 50 तक गए थे ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आज अचानक क्या हो गया? ठीक है, कोई कोई बच्चे इरेगुलर रहते हैं, वो कभी आते कभी नहीं आते, लेकिन जिनको करना है उनको रेगुलर रहना चाहिए। ठीक है, वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन ऑल सच डिस्कशन। ओके, विल कम बैक टू आवर डिस्कशन, राइट? ओके, तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग इज क्लियर टू यू? इजी है, इजी है, इजी लग रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके, Yes, sir. यस, अभी अभी ध्यान दो इधर कि हमने आपका जो अपने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलर वाला चैप्टर देखा है, वो देखा होगा, उसमें एक बात लिखी है कि जो 100 ml ऑफ ऑक्सीडेटेड ब्लड है ना, वो टिश्यू को कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या डिलीवर कर सकता है। देखो, 100 ml ऑफ ऑक्सीडेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो मेनली आर्टेरियल है, हालांकि पल्मोनरी वेन में भी है, लेकिन बाकी के जो है वो सिस्टमिक आर्टेरी ही है ना, तो आर्टेरियल ब्लड बोल सकते हैं उसको रफली। हालांकि पल्मोनरी वेन ये थोड़ा अलग बात है, ये लंग से हार्ट को प्योर ब्लड या ऑक्सीडेटेड ब्लड सप्लाई करता है। ओके, तो आप इसको बोल सकते हैं आर्टेरियल ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ओके, पल्मोनरी वेन में भी ऑक्सीडेटेड ब्लड है और बाकी सभी आर्टेरी में ये है आर्टेरियल ब्लड है, सॉरी ऑक्सीडेटेड ब्लड है। तो जो 100 ml ऑफ ऑक्सीडेटेड ब्लड है, उसमें जो 100 ml ऑफ ब्लड है ऑक्सीडेटेड ब्लड, आर्टेरियल ब्लड, वो टिश्यू को 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। इसको बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट या डिलीवर। ट्रांसपोर्ट या डिलीवर कितना? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इसका मतलब क्या हमने देखा कि अभी पहले देखा हमने, देखो ये क्यों बता रहा हूँ सब, अभी देखा गया कि 100 ml Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक Yes, sir. है, ध्यान दो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखो बात कर, तो हमने अभी भी देखा था कि 100 ml ऑक्सीडेटेड ब्लड टिश्यू को कितना देता है? 30 ml, लेकिन उसमें कितना होता है? 20 ml तो होता है ना ऑक्सीजन। 100 ml ऑक्सीडेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन होता है? 20 ml। ओके, 20 ml होता है, लेकिन वो टिश्यू को कितना डिलीवर करता है? 5 ml। कितना डिलीवर करता है टिश्यू को? 5 ml. 5 ml।
but 100 ml of oxygenated blood transport 20 ml of blood from, क्या हो रहा है, किसका इश्यू आ रहा है, ये कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ सेजल, ये कहाँ से आवाज आ रही थी? सर अर्नव का माइक ऑन था। Yes, sir. अर्नव का? Yes, sir. यस सर। अर्नव, आर यू देयर? यस सर। बेटा माइक ऑन करो ना, ऑफ करो सॉरी सर। और इधर ध्यान दो। क्यों आवाज आ रहा था लेकिन? व्हाट यू आर डूइंग? हाँ बेटा, क्यों आवाज आ रहा था? बाहर से आ रहा है शोर। हाँ ठीक है, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो ट्रांसपोर्ट कितना ऑक्सीजन कर रहा है वो? 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू टिश्यू। कितना? 20 ml। अंडरस्टैंड? उसका मतलब देखो, ये हार्ट है ना, ये हार्ट है, इधर लंग था आपका, इधर लंग था, लंग से हार्ट को ऑक्सीजन ब्लड आया था। ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन। इस पल्मोनरी वेन ने क्या किया था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम को दिया, लेफ्ट एट्रियम ने लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है सिस्टमिक आर्टरी, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और उस ब्लड में 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन है। लेकिन ये अभी टिश्यू है, सपोज टिश्यू का सेल है, तो ये 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन है, लेकिन टिश्यू को उसमें से कितना मिल रहा है? 5 ml मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5 ml. 5 ml। तो उसका मतलब है कि जब ये ब्लड पीछे जाएगा वापस वेन में से, वेन से वापस जाएगा ना, इट इज अ सिस्टमिक वेन। ये क्या है? सिस्टमिक वेन है ना? Yes, sir. So. तो ये सिस्टमिक वेन से वापस जाएगा हार्ट में, और हार्ट से वापस जाएगा लंग में, पल्मोनरी आर्टरी से, राइट? ये पल्मोनरी आर्टरी रहेगी, तो उसमें 15 ml ऑक्सीजन वापस जा रहा है एक्चुअली। ये है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, सिस्टमिक वेन वाला ब्लड है डीऑक्सीनेटेड, लेकिन फिर भी उसमें ऑक्सीजन करीब करीब कितना है? हर 100 ml ब्लड में 15 ml ऑक्सीजन है। मतलब जितना ऑक्सीजन लाया था ऑक्सीनेटेड ब्लड टिश्यू के लिए, टिश्यू की तरफ, उसमें से कितना दिया? 20 ml लाया था, 50 ml वो वापस जा रहा है बैक वाया डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो उसका मतलब है 50 में से 5 ml दिया, मतलब 25% ही ऑक्सीजन टिश्यू को दिया ना। Yes, sir. Yes। और वापस कितना लेके जा रहा है? 75%, मतलब 15 ml वापस लेके जा रहा है बैक वाया डीऑक्सीनेटेड ब्लड। यू अंडरस्टैंड? Yes sir। Yes, sir. ये कब होता है? ये नॉर्मल कंडीशंस में होता है, ये नॉर्मल या रेगुलर कंडीशन में होता है। लेकिन जब हम कोई ज्यादा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्ट्रीनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ही लोड है आपके बॉडी पे, तो जब बहुत हार्ड वर्क आप कर रहे हो, बहुत ज्यादा मजदूरी वाला काम सपोज आप कर रहे हो, तो उस टाइम आपके टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए कि कम ऑक्सीजन चाहिए? ज्यादा. ज्यादा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज से वो एटीपी बनाएगा, और एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए, राइट? Yes, sir. मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ना, यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड CO2, वो बढ़ेगा टिश्यू में, राइट? वो बढ़ेगा टिश्यू में। तो टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है ना, तो नॉर्मली तो 100 ml ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन देता है, 25% ऑक्सीजन देता है। लेकिन जब ज्यादा जरूरत है तो वो ज्यादा ऑक्सीजन देता है, उल्टा करता है। जब नॉर्मल था वो 5% देता था, 75% वापस ले जाता था वाया सिस्टमिक वेन, वीनस ब्लड, ओके? लेकिन जब ज्यादा जरूरत है तो वो ज्यादा ऑक्सीजन देगा, 50 ml देगा, 75% देगा, और कितना वापस लेगा? सिर्फ 25% वो वापस लेगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके। मतलब अगर कितनी भी जरूरत है ना, वो 70% से ज्यादा ऑक्सीजन टिश्यू को नहीं देगा। हर 100 ml ब्लड अपना जो 20 ml वाला ऑक्सीजन है उसमें से 75% मतलब 15 ml टिश्यू को देगा जब ज्यादा जरूरत है। लेकिन रेगुलर पे वो 5 ml मतलब 25% से ही उसकी जरूरत पूरी हो जाती है। क्लियर आपको ये?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके ओके ओके, गुड गुड, ओके, ठीक है। अभी ये सब चीज मैंने क्यों बताई इतना ज्यादा जाके, क्योंकि ये आगे जाके एक ग्राफ है ना, वो ग्राफ हमें समझना है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको इतना तक क्लियर है तो यू कैन थम्स अप और यू कैन आस्क मी अ डाउट। कोऑपरेटिव बाइंडिंग और अभी ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, कितना, वो सब चीजें। और अब करना है तो फास्ट करो, वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। देखो आपके एनसीईआरटी में ना सिर्फ इतना सेंटेंस लिखा था, वो भी कौन से चैप्टर में लिखा था? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में एक ही पॉइंट लिखा था, ये छोटा पॉइंट लिखा था कि जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो 5 ml टिश्यू को देता है ऑक्सीजन, लेकिन उसकी पीछे की कहानी नहीं बताई थी। एक्चुअली वो 20 ml कैरी करता है, लेकिन टिश्यू को डिलीवर या ट्रांसपोर्ट करता है सिर्फ 5 ml, 15 ml बैक देता है, और जब ज्यादा जरूरत होती है वो 75% देता है, 25% वापस देता है। वो उसका इन बिटवीन लाइंस जो था ना, मीनिंग वो बताया नहीं मैंने, सॉरी एनसीईआरटी में बताया नहीं था। ये जरूरी भी नहीं होगा, शायद आपके उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी ना आए, लेकिन कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए वो जरूरी है। एक बार आपको कंसेप्ट आ जाती है तो बाद में ये सब इजी हो जाता है। और ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि कोई ट्रिक से आप याद रखो, तो ट्रिक से तो सिर्फ आप मेमोराइज करोगे। अंडरस्टैंड टू प्रिंसिपल फिनोमिना अंडरस्टैंड करना है आपको। ओके, सबको क्लियर है ये? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड गुड गुड। मेरे बैक साइड से कोई वॉइस आ रही है क्या आपको म्यूजिक की? No, sir. नो सर। इधर इधर थोड़ा कोई फंक्शन है, मतलब ये थोड़ा सा एक 100-200 मीटर पे, तो मेरे को आ रही है, तो आपको आएगी तो थोड़ा मुझे बताना। लेकिन अभी मतलब कोई इंटरप्शन नहीं आ रहे है ना? No, 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 sir. sir. देखो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व, या फिर उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ओके, या फिर उसको बोलेंगे या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व, कोई भी बोल सकते हैं आप। ऑक्सीजन कर्व भी बोलेंगे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलेंगे, एसोसिएशन कर्व बोलेंगे, या एसोसिएशन डिसोसिएशन, या सिंपली डिसोसिएशन, कोई भी होगा तो उसका मतलब एक ही है। ये कर्व एक ग्राफ है, और उस ग्राफ का शेप है एस शेप, या उसको बोलेंगे सिग्मोइड शेप। द शेप ऑफ द ग्राफ इज एस शेप या सिग्मोइड शेप। ओके, और ये ग्राफ क्या प्रेजेंट करेगा? इट विल प्रेजेंट द परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। अब देखेंगे क्या चीज है। देखिए, तो इधर ही आपके लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ, एक मिनट। इधर मैं आपके लिए ग्राफ बनाता हूँ। देखो इस स्लाइड पे, कोई भी ग्राफ होता है ना वो बहुत इजी होता है। कोई भी ग्राफ इजी होता है, लेकिन उसका आइडिया आना चाहिए कि कैसे उसको समझ जाए। और ये ग्राफ ऐसी चीज है ना, कोई भी ग्राफ, कि जो बहुत ज्यादा चीजें बहुत मतलब कम समय में और कम छोटे लैंग्वेज में, थोड़े मतलब कम वर्ड्स में वो बता पाता है। एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स इन अ शॉर्ट वर्ड, स्मॉल वर्ड्स। ये खासियत होती है ग्राफ की। ग्राफ की बोले तो पूरे मैथमेटिक्स की वही खासियत है कि लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्सप्लेन इन अ वेरी फ्यू वर्ड्स। ओके, तो हमें पता है कि कोई भी ग्राफ है ना, तो उस पे दो एक्सिस होते हैं। एक तो हमारा ये वाई एक्सिस, और दूसरा है हमारा एक्स एक्सिस। इतना सबको पता होगा ना ग्राफ के बारे में। Yes, sir. अगर आपको इतना भी पता है ना तो बाकी का चीज आसान हो जाएगा। देखो, सॉरी, एक्स एंड वाई पे इंटरसेप्शन पे 0 0 होता है, आपको पता है। स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 होता है। Yes, ये sir. वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है? देखो कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है ना, तो
उस टाइम हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाता है तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। और जितना तेजी से ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाता है उतना तेजी से ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन से सैचुरेट होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे इस ग्राफ में कि जैसे ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाता है वैसे ही मोर एंड मोर hemoglobin will be saturated with the oxygen, will be bounded with the oxygen। मतलब ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता जाएगा। तो ये 0 पे तो 0% सैचुरेशन रहेगा ना, ऑक्सीजन बिल्कुल 0 है तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तो है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बहुत है लेकिन एक भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है। तो कोई भी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई नहीं किया है, एक भी पार्ट नहीं किया है हीमोग्लोबिन का, तो पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन खाली है। तो 0 मतलब ये क्या, हीमोग्लोबिन का अमाउंट 0 नहीं है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 0 है। हीमोग्लोबिन तो बहुत सारा है पहले से, लेकिन हीमोग्लोबिन को बाइंड करने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए कोई भी हीमोग्लोबिन का किसी भी हिस्सा थोड़ा % भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ऑक्यूपाई नहीं है, ऑक्सीजन से सैचुरेट नहीं है। तो इस 0 का मतलब है, इस साइड वाले Y वाले 0 का मतलब है हीमोग्लोबिन 0 नहीं है, हीमोग्लोबिन बहुत है लेकिन कोई भी हीमोग्लोबिन थोड़ा सा भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेट या बाइंड नहीं हुआ है। Is it clear Y axis? Yes, sir. Yes, sir. Okay. और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे X एक्सिस की। तो X एक्सिस पे क्या होगा, ये X एक्सिस पे क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हम लोग दिखाएंगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा है। सपोज कैसे दिखाएंगे, सपोज इधर 0 है तो सपोज अभी इधर भी दिखाता हूँ मैं, सपोज इधर 20%, अभी परसेंट ले लिख रहा हूँ क्योंकि इधर मैंने लिखा है परसेंट तो इधर जगह भी नहीं है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि 40%, इधर लिख सकते हैं 60%, इधर लिख सकते हैं 80%, इधर लिख सकते हैं 100%। ठीक है, Yes, sir. इधर लिख Yes, sir. सकते हैं हम लोग 20, इधर लिख सकते हैं 40 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, इधर लिख सकते हैं 60, इधर 80, इधर 100। ठीक है, Yes, sir. तो इधर एक बात देखो, सपोज ये लंग है, लंग का कैपिलरी है या लंग है, तो लंग में क्या होता है, ऑक्सीजन जो आता है ना, ऑक्सीजन लंग कैपिलरी में, उसमें से जो ऑक्सीजन आता है लंग कैपिलरी में, लंग के कैपिलरी में, उसमें से 97% ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बाइंड होता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और रिमेनिंग 3% जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन जो होता है ना वो डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में। पता है ना आपको ये, Yes, sir. Yes, sir. डिजॉल्विंग प्लाज्मा। Yes, sir. ओके, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीजन कितना, सॉरी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड है वो कितना है, 97। तो इधर हम लोग 97 लेंगे, क्या लेंगे इधर, 97. 97 लेंगे। और जहां पे लंग की बात करें तो लंग के कैपिलरी के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 95 है, तो इधर आ जाएगा। या लंग के अलियोलाई के अंदर अगर हमने बात की थी, लंग के अलियोलाई के अंदर कितना है, 104 है, कितना है, 104 है ना, Yes, sir. 104 है। तो हमने अगर ये 97 वाला पॉइंट और ये 104 वाला पॉइंट अगर हमने मैच किया, उसका एक ग्राफ ले लिया, तो कैसे आएगा ये देखो, फिर से उसको जोड़ेंगे उस 2 पॉइंट को। तो पहले तो हम लोग इधर से परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक यार, तो मुझे किधर जा रहा है, इधर 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 इधर, ठीक है ना, थोड़ा सा इधर इधर हो सकते हैं, Yes, sir. ठीक है, इधर से उधर, और इधर से अगर देखा हमने तो ये कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, राइट।
Yes, sir. Yes. Clear? This thing clear? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Okay. या ओके, तो ये कहाँ पे होगा? लंग पे होगा, लंग में, लंग कैपिलरी में, लंग में होगा जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, या फिर 95 बोलिए या 104 बोलिए, और उधर 97% हीमोग्लोबिन, सॉरी ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन विल बी ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन, क्योंकि 97% ऑक्सीजन उधर है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो अभी ये बात करें उसके आगे, अगर हम लोग देखें तो जब ये टिश्यू में चला जाता है, ये कहा जाता है जब टिश्यू में जाता है ना, ये दोनों, ये जो जब टिश्यू में जाता है, तो टिश्यू में क्या होता है? टिश्यू के अंदर ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये डिसॉल्व ऑक्सीजन, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा, इसमें ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में, राइट? Yes, sir. Yes. क्यों ब्रेक होगा Yes, ये? sir. क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि टिश्यू में, ये लंग में क्या होता है, टिश्यू में क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, PO2 कितना है? 40 है, 40 है ना, कम है ना? Yes. हाँ, Yes, sir. Yes. ओके, कम है। तो हमें एक भी पता है कि टिश्यू में जब ऑक्सीजन को लेके आता है हीमोग्लोबिन, तो वापस कितना ऑक्सीजन उस टिश्यू को कितना देता है? 25% देता है, और वापस कितना लेके जाता है? 75%। कितना लेके जाता है? So 75. मतलब उस टाइम 75% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ऑक्यूपाई है, 25% हीमोग्लोबिन तो उसने दे दिया है ना, Yes, sir. टिश्यू को Yes. दे दिया 25% हीमोग्लोबिन, टिश्यू को, सॉरी ऑक्सीजन दे दिया टिश्यू को, और वापस कितना लेके जा रहा है वो? वापस कितना लेके जा रहा है वो? 75% लेके जा रहा है ना। मैं अभी बताया कि नहीं, आपको समझ में नहीं आया कि ऑक्सीडेटेड ब्लड ने ऑक्सीजन जितना लाया था उसमें से 25% उसने टिश्यू को दे दिया, और 75% वो वापस लेके जा रहे हैं रेगुलर मैकेनिज्म में। स्ट्रिंगनेस वर्क की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, ये sir. वापस कितना इधर हम लोग 75 की बात करेंगे, इधर 75 आ गया, 75। Yes, sir. जब टिश्यू को ऑक्सीजन देगा तो उसके पास कितना ऑक्सीजन रहेगा, कितना कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ऑक्यूपाई रहेगा? 75%। कितना परसेंट रहेगा? 75%। 70. और उस टाइम टिश्यू में कितना होगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर? 40 होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. दो पॉइंट को हम लोग अभी मैच करेंगे, ये दो पॉइंट को हम लोग सेम वैसे ही हमने मैच किया था वैसे करेंगे। देखो इधर से कहाँ पे इधर आना है वो? Yes. ठीक है, आ गया? Yes, sir. कैसे पॉइंट मिला है पता है ना आपको? अभी इसको हम लोग जोड़ेंगे, इस जीरो से इसको और इसको जोड़ेंगे। ये तो अलग है ना, अभी ये बनाएंगे हम लोग, फिर जोड़ेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, सॉरी इधर थोड़ा गड़बड़ हुआ है, Yes, लेकिन sir. क्लियर हो गया ना आपको ये क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके ठीक है। Yes, sir. तो इधर हमने बता दिया कि टिश्यू में जब गया था तो उसने कितना परसेंट हीमोग्लोबिन दिया था? 25% हीमोग्लोबिन जो था ना वो ब्रेक हुआ था, किसमें? ऑक्सीजन में, और हीमोग्लोबिन 25% दिया था ना ऑक्सीजन ने, हीमोग्लोबिन ने अपना वाला ऑक्सीजन, राइट? Yes, sir. इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कैसे बनता है ये पता होना चाहिए। ओके, और इस पॉइंट को हम लोग अभी जोड़ेंगे इससे, तो कैसे आएगा?
ये टिश्यू में आ गया। ये कहाँ पे था? लंग पे था। ये कहाँ पे आया अभी? टिश्यू। टिश्यू। वेट, किसी का तो मैसेज आया था आप में से स्टूडेंट का किसी। सॉरी यार। ओके, यस। तो ये तो आपको पता चल रहा है ना कहाँ से क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ से क्या कर रहे हैं। यस सर। इसको ध्यान से समझना, बाद में ध्यान से समझना, बाद लेक्चर के बाद में भी। देखो, तो ये जो शिफ्ट है ना, ये शिफ्ट कहाँ पे आई है? ये राइट साइड पे आई ना। ये राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट होगा ना। Yes, sir. ओके ओके। तो ये टिश्यू में ये राइट शिफ्ट है। क्या है ये? राइट शिफ्ट है। और ये क्यों हुआ इतना? टिश्यू में जाने के बाद, टिश्यू में जब गया था ना टिश्यू में, तो ये राइट शिफ्ट बोलेंगे इसको, राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट क्यों हुई थी टिश्यू में जाने के बाद? इसलिए हुई थी कि टिश्यू में क्या होता, टिश्यू में क्या हुआ था, CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया था, राइट। Yes, sir. PCO2। और क्या हुआ था? PO2 क्या हुआ था? कम हुआ था, पार्शियल प्रेशर कम हुआ था, राइट। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट गया, इसलिए हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया ना। लेकिन वो 25% Yes, sir. छोड़ा। ओके, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक ऐसा बंदा है कि जब ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो वो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, जब CO2 ज्यादा रहेगा वो CO2 को बाइंड करेगा। वो पलटता है अपनी वो एक के साथ वफादार नहीं रहता, वो चेंज होता है। जब ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, और CO2 ज्यादा है तो CO2 के साथ मिलता है, राइट। तो हीमोग्लोबिन जो अब बोले ना अभी, तो सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन किसको बाइंड करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को, उसके बाद ऑक्सीजन को, और सबसे कम CO2 को। लेकिन CO2 अगर ज्यादा पड़ा तो CO2 को बाइंड करेगा, CO2 और ऑक्सीजन में जो ज्यादा होगा उसको वो बाइंड करेगा। तो टिश्यू में CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, क्योंकि ऑक्सीजन जो छूट रहा है हीमोग्लोबिन से, वो टिश्यू में एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, टिश्यू यूज कर रहा है कॉन्स्टेंटली। और टिश्यू में जो CO2 है पैदा हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो टिश्यू में CO2 का लेवल ज्यादा है, ऑक्सीजन का लेवल कम है। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. यस सर। तो Yes, sir. टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है ना, तो टिश्यू में टेम्परेचर भी ज्यादा है। टेम्परेचर भी क्या है? ज्यादा है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है ना टिश्यू में मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन यूज होता है, ATP, और हीट प्रोड्यूस होती है, और CO2 प्रोड्यूस होता है। हीट मतलब टेम्परेचर क्यों बढ़ता है टिश्यू का? क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर? Yes, sir. और टिश्यू में टेम्परेचर ज्यादा, ऑक्सीजन कम, CO2 ज्यादा, PCO2 ज्यादा। और एक होता है H+ आयन, H+ आयन भी ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं मैं बताऊंगा आपको। CO2 बढ़ा तो H+ भी बढ़ेगा, तो H+ बढ़ता है तो क्या होता है? एसिडिटी, H+ बढ़े तो एसिडिटी इंक्रीज, एंड pH डिक्रीज। क्लियर? Yes, sir. और एक होता है 2,3-DPG। 2,3-DPG क्या है? 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये एक ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट है, ग्लाइकोलिसिस में ये बनता है। ओके, तो टिश्यू में भी ज्यादा बनता है, टिश्यू में मेटाबॉलिज्म की वजह से ज्यादा बनता है। और 2,3-DPG है ना, वो भी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन को डिसोसिएट करता है। देखो, तो हम लोग मान सकते हैं कि ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग है ना, वो कम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, टेम्परेचर का बढ़ जाना। टेम्परेचर ऑल्सो कॉजेज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन,
हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं, CO2 बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं, उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है। और 2,3-DPG जो है ना वो भी ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन करवाते हैं, वो सब चीजें होती है टिश्यू में। तो उसको ही बोलते हैं बोअर्स इफेक्ट। इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज PCO2 there is a dissociation of hemoglobin and oxygen in tissue में ज्यादा बढ़ती होता है ना टिश्यू में। ओके, टिश्यू में हो रहा है, ये टिश्यू में है, ये सब टिश्यू में हो रहा है, राइट, टिश्यू के अंदर ही Yes, हो रहा sir. है। तो ये टिश्यू में CO2 बढ़ता है और PCO2 बनने की इंक्रीज होने की वजह से ये ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है, उसको ही बोलते हैं बोअर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? बोअर्स इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर? आपको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये तो एक्चुअली स्टैंडर्ड ग्राफ है। अगर हम लोग इस साइड की शिफ्ट की बात करेंगे ना, ऐसे सॉरी ऐसे कहें, देखो खत्म होने को आया, लेकिन मैं 2-3 मिनट ज्यादा लूंगा क्योंकि आपका लेक्चर भी टाइम, मतलब थोड़ा टाइम है ना लेक्चर को दूसरे, Yes, sir. तो मैं ये सिलसिला पूरा खत्म करूंगा। देखो कि बच्चे लेफ्ट हो जाते हैं, उनको मतलब ये ठीक है, जिनको होना है होने दो, जो भी मतलब पढ़ने के लिए पढ़ते हैं ना उनसे कुछ नहीं होता। पढ़ना है तो ये तो होगा ना, 5-10 मिनट इधर उधर होएगा ना। ये तो ऑफिस थोड़ी ही है कि बाबा ठीक है हमारा जितना पेमेंट है वो खत्म हो गया, हम अभी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। देखो हम भी ज्यादा टाइम दे रहे हैं आप अभी के लिए, क्योंकि फिर से वही नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुझे पहले से बताना पड़ेगा सब कंसेप्ट। तो क्या मैं कंटिन्यू करूँ 5 मिनट के लिए ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये इधर अब मैंने देखा तो ये है राइट शिफ्ट, ये क्या है? सॉरी लेफ्ट शिफ्ट, ये क्या है? Right. लेफ्ट शिफ्ट। Left shift. लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या है कि इधर ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन 2 एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है? ये होता है डिसोसिएशन, ये होता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का होता है डिसोसिएशन। इधर क्या होगा? Association. एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये कहाँ पे होता है? लंग पे होता है, टिश्यू पे होता है? तो कोई स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये किधर होगा? लंग पे होगा ना। तो मैं अभी ये इधर लिख सकता हूँ मैं, ये कहाँ पे होगा? लंग में होगा। ये कहाँ पे होगा? Lung. आपको अभी क्लियर है ना? अभी क्लियर है ना? ये क्लियर हो रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. लंग में जाने के बाद लंग में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, तो लंग में क्या होता है? PO2 क्या होता है लंग में? ये किधर होगा? लंग में होगा, लंग में। तो लंग में क्या होगा? PO2 Increase. PO2 ज्यादा होता है, PCO2 कम होता है, टेम्परेचर भी एज कंपेयर टू टिश्यू कम होता है। ओके, H+ भी एज कंपेयर टू इधर क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब है एसिडिटी कम होती है, उसका मतलब pH क्या होता है? अल्कलाइन होता है, बढ़ता है थोड़ा सा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और क्या होता है उधर? और क्या होता है? 2,3-DPG इधर कम होता है। ओके, तो इसलिए ये एसोसिएशन होता है। क्या होता है? एसोसिएशन। और इधर होता है डिसोसिएशन। तो इसको बोलेंगे, इसको ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इधर PO2 बढ़ता है, PO2 बढ़ता है और बाकी के जो फैक्टर है वो कम होते हैं, इसी वजह से एसोसिएशन होता है। तो उसको ही बोलेंगे हेल्डेन इफेक्ट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? Haldane effect. Haldane. तो हेल्डेन इफेक्ट कहाँ पे होता है? लंग पे, क्योंकि उस साइड कहाँ पे उस साइड ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, बाकी सब कम है। और मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, PCO2 का पार्शियल प्रेशर कम, तो एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन दैट टेक्स प्लेस इन द लंग कैपिलरी। और टिश्यू कैपिलरी में क्या होता है? PCO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो डिसोसिएशन होता है। तो PCO2 इंक्रीज
causes dissociation of oxygen and hemoglobin, that is called as Bohr effect, and PO2 increase causes या PCO2 decrease, that causes association of oxygen and hemoglobin, that is called as Haldane effect, that takes place in the lung capillary. तो आपको एक ग्राफ क्लियर हो गया अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको क्लियर है ग्राफ तो आप थम्स अप कर सकते हो. यस. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, अदरवाइज यू कैन लेफ्ट. गुड नाइट सर। यस, गुड नाइट. अभी आपके दिमाग Good में night, बैठ गया sir. ये ग्राफ, एकदम Yes, क्लियर हो गया sir. ग्राफ. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके. तो Good night, sir. पॉसिबली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश ही करेंगे चैप्टर. Yes, sir. Yeah. Good night, गुड sir. नाइट. अभी अभी क्या बचा है? अभी रेगुलेशन बचा है सिर्फ और डिसऑर्डर बचा है. रेगुलेशन और डिसऑर्डर. Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है. गुड नाइट. थैंक यू लेफ्ट हो जाओ.